Good morning friends, I am HS सराधना। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संज्ञान प्रतियोगी संस्थान। दोस्तों आज हम बात करेंगे 10, 11, 12 जुलाई के करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स बाय HS सर, संज्ञान प्रतियोगी संस्थान। तो देखिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में सरकार ने प्रतिबंधित समर्थित खालिस्तान समूह की 40 वेबसाइटों को अवरुद्ध कर दिया है, जिनका क्या नाम है। तो दोस्तों खालिस्तान समर्थित ग्रुप के पहले तो 9 जो लोग थे उनको टेररिस्ट घोषित किया था गवर्नमेंट ने, और अभी उनकी 40 वेबसाइटों को क्या कर दिया है, अवरुद्ध कर दिया है, जिसका क्या नाम था, सिख फॉर जस्टिस। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट मुद्दा है ये। आपको ये क्लियर एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करते हैं। NPCI ने अपना स्मार्ट डेटा सेंटर कहाँ विकसित करने का निर्णय लिया है। तो देखिए दोस्तों हम बात कर रहे हैं NPCI, तो ऑप्शन आपके सामने है हैदराबाद, मुंबई, चेन्नई और दिल्ली। तो NPCI ने अपना स्मार्ट डेटा सेंटर हैदराबाद में खोलने का निर्णय लिया है, ये आपको बताना है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अल्ट्रा साइकिल दौड़ पोडियम स्थान जीतने वाला पहला भारतीय कौन बन गया है। दोस्तों वर्चुअली इंटरनेशनल जो साइकिलिंग दौड़ हुई थी उसमें पोडियम स्थान जीतने वाले भारत के कौन बन गए हैं, भरत पन्नू। आपसे पूछा जाएगा, अच्छे से आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। सक्तेंग वन्यजीव अभ्यारण्य हाल ही में चर्चा में रहा, ये किस देश में स्थित है। तो दोस्तों सक्तेंग आपको ध्यान रखना है, ये कौन से देश में स्थित है, ये भूटान में है, आपको ये ध्यान रखना है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की। हाल ही में भारत की सहायता से श्री सप्ताही गुरुकुल विद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है। दोस्तों पहले से ही निर्माण हुआ है श्री सप्ताही गुरुकुल विद्यालय का, लेकिन इसको और बेहतरीन बनाने के लिए भारत सरकार ने सहायता राशि देने की बात कही है। तो ये कहाँ पर हो रहा है दोस्तों, ये नेपाल में निर्माण हो रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। हाल ही में 10,000 बेड का केयर सेंटर कोविड-19 रोगियों के लिए राधा स्वामी सत्संग व्यास द्वारा कहाँ बनाया गया। दोस्तों क्या होता है कि जैसे कोविड-19 एक तो हॉस्पिटल होते हैं और एक कोविड-19 जो केयर सेंटर है 10,000 बेड का कहाँ पर बनाया गया। जैसे कुछ पेशेंट हैं उनको आइसोलेट करना हो, इस चीज़ के लिए कहाँ पर बनाया गया है, 10,000 बेड का बनाया गया है दोस्तों। तो ये राधा स्वामी सत्संग व्यास द्वारा दिल्ली में बनाया गया है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। हाल ही में श्रीलंका एवं कौन सा देश खसरा मुक्त बन गया है। तो दोस्तों एक तो श्रीलंका और श्रीलंका के साथ ही मालदीव क्या बन गए हैं दोस्तों, ये दोनों देश खसरा मुक्त। खसरा क्या होता है दोस्तों, एक वायरस जनित बीमारी होती है, ये आपको ध्यान रखना है, जिसमें शरीर पर क्या दाने टाइप में निकल जाते हैं, दाने से निकल जाते हैं, तो इसे खसरा बोलते हैं। तो खसरा मुक्त कौन से देश बन गए हैं, एक तो श्रीलंका और एक मालदीव। ठीक है, आपको ये दोनों ध्यान रखना है। तो देखिए आपको ये ध्यान रखना है यहाँ पर, जैसे खसरा जनित जो खसरा है जो वायरस जनित रोग है, अन्य वायरस हैं जैसे कोविड-19 भी कौन सा वायरस है, कोरोना वायरस यानी नॉर्मल 2 वायरस, और स्वाइन फ्लू है, स्वाइन फ्लू को H1N1 वायरस से होता है, एक बर्ड फ्लू है H1N2 से होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर
एट्थ की बात करते हैं दोस्तों, तो देखिए हाल ही में SBI 1760 करोड़ का निवेश किस बैंक में किया है। तो दोस्तों SBI ने 1760 करोड़ का निवेश किया है, किस बैंक में किया है दोस्तों, यस बैंक में। आपको ये ध्यान रखना है, यस बैंक के बारे में मैं पहले बता चुका हूँ कि इसके जो संस्थापक थे वो अशोक, एक तो राणा कपूर और एक अशोक कपूर थे, और इसके अभी जो CEO हैं वो दोस्तों कौन है, सुनील मेहता। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और आपको एक बात और देखिए, स्थापना कब हुई थी, 2004 में। राणा कपूर और अशोक कपूर क्या है, संस्थापक, और चेयरमैन कौन है दोस्तों, सुनील मेहता। चेयरमैन है दोस्तों सुनील मेहता, और MD व CEO है प्रशांत कुमार। ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि ये बैंक डूबने वाला था, तो कई बैंकों ने इसे उभारा है। जैसे SBI ने इसके 49% शेयर खरीदे हैं, इस वजह से ये काफ़ी चर्चा में रहा था, तो आपको ये ध्यान रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं दोस्तों। तो देखिए हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल इंडियन कोस्ट गार्ड ने किस देश के साथ समुद्री संबंधों को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो दोस्तों हाल ही में कौन से देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन C, यानी इंडोनेशिया। इंडोनेशिया यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका। इंडोनेशिया की हम बात करते हैं दोस्तों, तो कैपिटल आप जानते हो जकार्ता है, और इंडोनेशियाई रुपया यहाँ की क्या है, करेंसी, और राष्ट्रपति जोको विडोडो हैं। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। भारतीय रेलवे खुद को नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन परिवहन के रूप में कब तक बदलेगी। दोस्तों क्या है, भारतीय रेलवे है जो खुद को नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन परिवहन के रूप में बदलेगा, यानी कार्बन का उत्सर्जन बिल्कुल नहीं करेगा। तो ये कब तक का इन्होंने लिमिट रखी है। तो दोस्तों ये आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 2030। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं दोस्तों। तो देखिए हाल ही में स्टार हेल्थ इंश्योरेंस ने किस बैंक के साथ साझेदारी की है। तो दोस्तों हाल ही में स्टार हेल्थ इंश्योरेंस ने, यानी हेल्थ की जो फैसिलिटीज़ होती है उनको लेकर के कौन से बैंक के साथ साझेदारी की है। तो दोस्तों ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर करूर वैश्य बैंक, करूर वैश्य बैंक। ठीक है, ऑप्शन C राइट आंसर हो जाएगा आपका। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। विदेशी और भारतीय कोच का अब कितने वर्षों का अनुबंध होगा। तो दोस्तों ये 4 वर्ष। दोस्तों पहले क्या होता था, जैसे भारतीय कोच और विदेशी कोचों का जो कॉन्ट्रैक्ट होता था वो 2 वर्ष के लिए, कभी 1 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए, इस तरीके से होता था। तो वो क्या पूरी टेक्निक्स को, पूरे मैटर को समझ नहीं पाते थे, उससे पहले कॉन्ट्रैक्ट टूट जाता था। अभी विदेशी और भारतीय कोच का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कितने वर्ष के लिए किया गया है, 4 वर्ष के लिए। तो ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन B आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। सारथी इंस्टीट्यूट किस राज्य में खोला जाएगा जो रिसर्च को बढ़ावा देगा। दोस्तों हाल ही में सारथी इंस्टीट्यूट ओपन करने की बात कही है, तो ये कौन से राज्य के द्वारा बात कही गई है। तो दोस्तों ये महाराष्ट्र के द्वारा कहा गया है। महाराष्ट्र के बारे में वैसे कई बार बता चुके हैं। भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के क्या हैं दोस्तों, गवर्नर, और उद्धव ठाकरे यहाँ के CM हैं। और बात करते हैं कैपिटल मुंबई है, जिसे इकोनॉमिक्स कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहते हैं, यानी भारत की आर्थिक राजधानी भी कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, और महाराष्ट्र का जो स्थापना दिवस है वो दोस्तों 1 मई 1960 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। तो देखिए हाल ही में रक्षा मंत्री ने 6 ब्रिजों का उद्घाटन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में करने का निर्णय लिया है। दोस्तों 6 पुल बनाए जाएंगे, ब्रिज बनाए जाएंगे। ये कौन से केंद्र शासित प्रदेश या राज्य में बनाए जाएंगे, ऐसा कौन से राज्य में होगा, ये आपको बताना है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा JNK, जम्मू एंड कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ पर ये बनाए जाएंगे। ठीक है,
जम्मू कश्मीर की हम बात करते हैं दोस्तों, तो राटले, किशनगंगा, नील संजीवनी, यहाँ पर कुछ परियोजनाएं नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई है। और बात करते हैं दोस्तों, यहाँ के जो गिरीश चंद्र मुर्मू हैं वो अभी उपराज्यपाल हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। मालाबार सैन्य अभ्यास भारत में अन्य किन देशों के साथ होता है? तो देखिए, भारत और अन्य किन देशों के साथ होता है मालाबार सैन्य अभ्यास? तो देखिए, आपके सामने ऑप्शन है अमेरिका, जापान, ए एंड बी, ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों ये एक्चुअल में पहले स्टार्टिंग में 1999 में शुरू हुआ था, 1999 में भारत और अमेरिका के बीच, इंडिया व अमेरिका के मध्य। लेकिन उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, 2015 में जापान भी इसमें शामिल हो गया और अभी ऑस्ट्रेलिया को भी इसमें शामिल करने की पेशकश हो रही है। ऑस्ट्रेलिया खुद चाह रहा है कि हम इसमें शामिल हों। तो देखते हैं आगे क्या होता है। तो अभी तो ये किसके साथ होता है? भारत, अमेरिका और जापान। ऑस्ट्रेलिया के भी शामिल होने की संभावना हो रही है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ए एंड बी, अमेरिका, जापान और भारत तो है ही दोस्तों। इसके बाद हम दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 17। तो देखिए, हाल ही में किस राज्य ने समाधान योजना शुरू की है? तो दोस्तों समाधान योजना हाल ही में कौन से राज्य ने शुरू की है? हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। तो दोस्तों आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा, ऑप्शन ए। ठीक है, समाधान योजना आपसे पूछा जाए तो हरियाणा आपको आंसर करके आना है। अब हम बात करते हैं दोस्तों, ये हमने कुछ क्वेश्चन देखे हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चंस आप लिखा करो, साथ के साथ लिख लिया करो। यदि एक दिन आपने छोड़ दिया तो 2 दिन का बढ़ जाएगा, फिर 3 दिन का बढ़ जाएगा, ऐसे ही मैटर बढ़ता चला जाएगा और आप फिर लिखना छोड़ दोगे। तो आप रेगुलरिटी बनाएं, चाहे आज से ही बनाएं, आज से ही आप टोटल जितना भी पढ़ाया जाए उसको साथ के साथ लिखते रहें। अब हम बात करते हैं कुछ अन्य इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की बात करते हैं। तो देखिए, कृषि अवसंरचना कोष, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, तो देखिए इसके बारे में आपको डिटेल से पढ़ना है दोस्तों। 8 जुलाई 2020 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नई देशव्यापी केंद्रीय क्षेत्र योजना कृषि अवसंरचना कोष को मंजूरी प्रदान की है। दोस्तों एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की मंजूरी कब दी है? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में बैठक हुई थी, तो 8 जुलाई 2020 को। तो आपसे पूछा जा सकता है कृषि अवसंरचना कोष की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों ये 8 जुलाई 2020 को। अब हम मुख्य पॉइंट देखते हैं इसके। तो देखिए, यह योजना ऋण, अनुदान एवं वित्तीय सहायता के माध्यम से फसल कटाई के बाद बुनियादी ढांचा प्रबंधन एवं सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों हेतु व्यावहारिक परियोजनाओं में निवेश करने के लिए मध्यम एवं दीर्घकालिक ऋण का वित्तपोषण करेगी। दोस्तों क्या है कि जैसे कृषि से संबंधित फसल कटाई के बाद ये बुनियादी जो ढांचा होता है, जैसे मान लीजिए ट्यूबवेल्स बनाना, खेतों को सही करना, सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के लिए ये क्या दीर्घकालीन और मध्यमकालीन ऋण प्रदान करेगा, केंद्रीय कृषि अवसंरचना कोष। आगे हम इसके बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो देखिए, इस योजना के अंतर्गत बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों के द्वारा ऋण के रूप में 1 लाख करोड़ रुपए की राशि प्राथमिक कृषि साख समितियों, जैसे जो प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज होती हैं दोस्तों, पैक्स, उनको दिया जाएगा। विपणन सहकारी समितियां, जो मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी होती हैं, MCS, उनको दिया जाएगा। टोटल 1 लाख करोड़ रुपए की राशि है जो पैक्स को दिया जाएगा, यानी जो प्राथमिक कृषि साख समितियां हैं उनको बोलते हैं पैक्स दोस्तों, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। विपणन सहकारी समितियां हैं उनको दिया जाएगा। उसके बाद किसान उत्पादक संगठन हैं दोस्तों,
फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप्स हैं, बहु सहकारी समितियां हैं और कृषि उद्यमी हैं दोस्तों, स्टार्टअप्स हैं, एग्रीगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स हैं। इन सबको क्या दिया जाएगा दोस्तों, ये ऋण के रूप में उपलब्ध करवाया जाएगा। नेक्स्ट इसी में हम आगे देखते हैं दोस्तों। तो देखिए, इस ऋण का वितरण आगामी 4 वर्षों में किया जाएगा। चालू वित्त वर्ष में 10,000 करोड़ रुपए, जो अभी 2020-21 है, इसके लिए 10,000 करोड़ रुपए रखे गए हैं। अगले 3 वित्तीय वर्षों में 30,000 करोड़, 30,000 करोड़, 30,000 करोड़, यानी अगले वर्षों में 30,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। तो टोटल कितना हो जाएगा दोस्तों, 1,00,000 करोड़ रुपए। आगे हम बात करते हैं दोस्तों इसी में। तो देखिए, इस वित्त सुविधा के तहत सभी प्रकार के ऋणों पर 2 करोड़ रुपए की सीमा तक ब्याज 3% प्रति वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी और ये छूट 7 वर्षों के लिए की जाएगी। दोस्तों, जैसे 2 करोड़ रुपए तक का जो ऋण लेंगे लोग, जैसे किसान हैं वो ये ऋण लेंगे, तो दोस्तों उनको कितना 3% तक की छूट दी जाएगी। वैसे दोस्तों ये 2 करोड़ रुपए तक का जो लोन दिया जाएगा उस पर है, एक किसान को नहीं दिया जाएगा 2 करोड़ रुपए तक का, अलग अलग को, लेकिन 2 करोड़ रुपए तक के लोन पर 3% की छूट आगामी 7 वर्षों के लिए दी जाएगी। इसके अलावा 2 करोड़ रुपए तक के ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज यानी TMSC योजना के अंतर्गत इस वित्त पोषण सुविधा के माध्यम से पात्र उधारकर्ताओं के लिए क्रेडिट गारंटी कवरेज भी उपलब्ध होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम इसी में बात करते हैं। तो देखिए, इस कवरेज के लिए भारत सरकार द्वारा शुल्क का भुगतान किया जाएगा। जो भारत सरकार है जो शुल्क प्रदान करेगी दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं इसी में। तो देखिए, किसान उत्पादक संगठन है दोस्तों, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग हैं, उन सभी के अंतर्गत क्या होगा दोस्तों, ये सुविधा प्रदान की जाएगी और लाभ दिया जाएगा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये पॉइंट अच्छे से अभी तक समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, कृषि अवसंरचना कोष का प्रबंध एवं निगरानी ऑनलाइन प्रबंधन सूचना प्रणाली OMIS प्लेटफॉर्म के माध्यम से की जाएगी। यानी कि लोगों को ये मतलब जो फंड है ये दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है, इसकी निगरानी ऑनलाइन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के द्वारा की जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों इसी में। तो देखिए, ये सभी योग्य संस्थाओं को फंड के अंतर्गत ऋण लेने के लिए आवेदन करने में सक्षम बनाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। तो देखिए, यह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कई बैंकों द्वारा दी जाने वाली ब्याज दरों में पारदर्शिता, ब्याज अनुदान एवं क्रेडिट गारंटी सहित योजना विवरण, न्यूनतम दस्तावेज, अनुमोदन की तीव्र प्रक्रिया के साथ साथ अन्य योजना लाभों के साथ एकीकरण जैसे लाभ भी प्रदान करेगा। दोस्तों देखिए, ये हमने पूरा मैटर पढ़ा है और थोड़ा सा और देख लेते हैं। इस योजना की समय सीमा 2020 से और 2029 तक 10 वर्ष के लिए निर्धारित की गई है। अब दोस्तों, आपको वैसे मैंने ये डिटेल से आपको बताया है कि ये क्या है, कृषि अवसंरचना कोष है क्या दोस्तों। तो दोस्तों, आपको यहाँ से जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो तो आपसे पूछे जाएंगे कि कितना लाख रुपए का बजट रखा गया है। तो दोस्तों, 1,00,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। इसमें 2 करोड़ तक के लोन पर तो दोस्तों 3% ब्याज में छूट दी जाएगी। यहाँ पर जो शुल्क दिया जाएगा वो केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाएगा दोस्तों। और ये योजना 2020 से 29 तक यानी 10 ईयर्स के लिए है दोस्तों, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट है बुबोनिक प्लेग। दोस्तों, बुबोनिक प्लेग क्या है दोस्तों, यह है एक बैक्टीरिया जनित
बीमारी है दोस्तों, जीवाणु जनित बीमारी है। तो इसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करते हैं। तो देखिए 5 जुलाई 2020 को चीन क्षेत्र इनर मंगोलिया के बयान नूर शहर में स्थानीय अधिकारियों ने बुबोनिक प्लेग का मामला सामने आने के बाद एक चेतावनी जारी की है। दोस्तों जो चीन क्षेत्र है इनर मंगोलिया, यानी मंगोलिया का कुछ क्षेत्र है जो चाइनीज़ ने क्या कर रखा है, थोड़ा कब्जा कर रखा है उस पर, तो उसको बोलते हैं इनर मंगोलिया, यानी जो मंगोलिया का क्षेत्र है लेकिन चीन ने क्या कर रखा है, उसको कब्जे में ले रखा है। वहाँ पर क्या 5 जुलाई को एक बुबोनिक प्लेग, जो ये प्लेग बीमारी किससे होती है दोस्तों, चूहों से होती है, लेकिन ये विशेष प्रकार की बीमारी है बुबोनिक प्लेग, इसके बारे में चेतावनी जारी की है। अब हम बात करते हैं दोस्तों, तो देखिए 7 जुलाई 2020 को चीन ने इनर मंगोलिया में बुबोनिक प्लेग के एक मामले की आधिकारिक पुष्टि की है। दोस्तों कोविड-19 की तो चाइना ने टाइम पर क्या जानकारी नहीं दी थी, लेकिन अभी बुबोनिक प्लेग की इन्होंने तुरंत आधिकारिक पुष्टि की है। तो आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि काफ़ी प्रेशर भी बनाया गया था चाइना पर, इसलिए ये बता दिया। अब इसके मुख्य पॉइंट देखते हैं। बुबोनिक प्लेग कोई नई बीमारी नहीं है, किंतु यदि इसका इलाज नहीं किया जाए तो ये खतरनाक सिद्ध हो सकती है। 14वीं शताब्दी में बुबोनिक प्लेग के कारण यूरोप में लगभग 50 मिलियन मौतें हुई थी। 50 मिलियन आप देख लीजिए दोस्तों, यानी 10 लाख से 10 लाख से आप गुणा कर लीजिए, 5 करोड़ बैठेंगे शायद, ठीक है, इतनी मौतें हुई थी 14वीं शताब्दी में यूरोप में। आगे हम बात करते हैं बुबोनिक प्लेग के बारे में। तो दोस्तों ये क्या है, जिसे प्लेग बैसिलस या यर्सीनिया पेस्टिस भी कहा जाता है। तो दोस्तों इसका जीवाणु कौन सा है, यर्सीनिया पेस्टिस ही है। लसिका पर्व पर हमला करता है, जिससे सूजन, दर्द एवं मवाद बनता है दोस्तों। लसिका पर्व लिम्फ नोड्स होते हैं दोस्तों, उस पर क्या करता है, ये हमला करता है। यानी इसका जीवाणु आपको अच्छे से याद रखना है, यर्सीनिया पेस्टिस है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं इसी में दोस्तों। तो देखिए मानव शरीर में प्रतिरक्षा प्रणाली का एक हिस्सा लसिका प्रणाली को प्रभावित करके ये लिम्फ नोड्स या लसिका पर्व में सूजन का कारण बनता है और शरीर के अन्य भागों में फैल जाता है, जिससे व्यक्ति की मृत्यु तक हो सकती है दोस्तों। नेक्स्ट हम इसी में आगे पॉइंट देखते हैं दोस्तों। यह सेप्टिकेमिक प्लेग एवं निमोनिक प्लेग जो गंभीर निमोनिया का कारण बनता है, उससे अलग होता है दोस्तों। सेप्टिकेमिक प्लेग का प्रभाव यदि मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह पर पड़ता है तो यह मेनिंजाइटिस और एडोटॉक्सिन शोक का कारण बनता है, ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि शीघ्र एवं प्रभावी उपचार के बिना बुबोनिक प्लेग के 50 से 60 मामले खतरनाक हैं, किंतु ये बीमारी पूरी तरह से इलाज योग्य है दोस्तों, इसका इलाज किया जा सकता है। तो आपको ध्यान रखना है बुबोनिक प्लेग का अभी कहाँ से केस सामने आया है दोस्तों, इनर मंगोलिया से, जो चीन के अंडर में है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों इदलिब प्रांत की बात करते हैं। कौन से प्रांत की दोस्तों, इदलिब प्रांत। तो देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों इदलिब प्रांत। 7 जुलाई 2020 को जारी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी UNHRC की एक रिपोर्ट में कहा गया कि सीरिया के इदलिब प्रांत में सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो सीरियाई एवं रूसी हवाई हमले के युद्ध अपराधों की श्रेणी में आते हैं ये दोस्तों। यानी जो इदलिब प्रांत है, यहाँ पर सिविलियन है, जो सीरियाई एवं रूसी जो हवाई हमले है उनके द्वारा ये प्रभावित हैं दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं, इसके भी मुख्य बिंदु देखते हैं दोस्तों। तो देखिए इस रिपोर्ट में 1 नवंबर 2019 से 1 जून 2020 के बीच
इदलिब प्रांत में होने वाली घटनाओं का आकलन किया गया है। दोस्तों, सीरिया और रशिया के मध्य जो हवाई हमले होते हैं उनके द्वारा जो इदलिब प्रांत है जो प्रभावित है, ये बात बताई गई है इस रिपोर्ट में। इस समय के दौरान इदलिब प्रांत को एक सशस्त्र समूह द्वारा नियंत्रित किया गया था जिसे हयात तहरार अल शाम HTS हयात तहरार अल शाम कहा जाता था, जो संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित आतंकवादी समूह है। दोस्तों, इदलिब प्रांत है, इसमें क्या आतंकवादी समूह काफ़ी सक्रिय है, हयात तहरीर अल शाम। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, जो आतंकवादी समूह है। इदलिब प्रांत एकमात्र ऐसा सीरियाई क्षेत्र था जो सीरियाई सरकार के नियंत्रण से बाहर था। वर्ष 2019 के बाद से सीरियाई एवं रूसी सेनाओं ने इदलिब प्रांत पर कब्जा करने का प्रयास किया। दोस्तों, जो HTS है उसको हटाने, आतंकी ग्रुप है HTS, उसको हटाने की कोशिश की गई, लेकिन ये सफल अभी तक नहीं हो पाया है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों इदलिब प्रांत के बारे में। तो देखिए, इदलिब सीरिया के उत्तर पश्चिम में स्थित एक शहर है जो अलेप्पो से 59 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में है। अलेप्पो से 59 किलोमीटर सीरिया में कहाँ पर है? दक्षिण पश्चिम में। ये इदलिब गवर्नमेंट की राजधानी है। वर्ष 2011 में सीरियाई गृह युद्ध की शुरुआत में सीरियाई विद्रोह गुटों द्वारा इदलिब शहर पर कब्जा कर लिया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, सीरिया में 16वीं और 19वीं शताब्दी के बीच ओटोमन साम्राज्य के दौरान इदलिब कड़ा की राजधानी थी। दोस्तों, जो 16वीं शताब्दी थी और 19वीं शताब्दी, इनके मध्य ओटोमन साम्राज्य हुआ करता था यहाँ पर, उसमें इदलिब है जो कड़ा की राजधानी था। कड़ा एक क्या हुआ करता था? साम्राज्य, उसकी मतलब इदलिब क्या थी? राजधानी, जिस पर ओटोमन साम्राज्य हुआ करता था। ओटोमन क्या थे? वहाँ की रेस थी, प्रजाति थी दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं। तो देखिए, इदलिब जैतून, कपास, गेहूँ, फलों, विशेष रूप से चेरी का एक प्रमुख उत्पादक है। दोस्तों, इदलिब में जैतून, कपास, गेहूँ व चेरी बहुतायत से उत्पादित होता है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों रीवा सौर परियोजना। रीवा सौर परियोजना, ये दोस्तों कहाँ पर? मध्य प्रदेश में रीवा नदी पर 10 जुलाई 2020 को प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश के रीवा में स्थापित 750 मेगावाट की रीवा सौर परियोजना को राष्ट्र को समर्पित किया है। दोस्तों, आपसे पूछा जाएगा रीवा सौर परियोजना कितने मेगावाट की है? तो 750 मेगावाट की है, जो 10 जुलाई 2020 को प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को समर्पित कर दिया है। इसके महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं दोस्तों। तो देखिए, पहला पॉइंट देखते हैं इसमें। इस परियोजना में एक सौर पार्क जिसका कुल क्षेत्र पर 1500 हेक्टेयर है के अंदर 500 हेक्टेयर भूमि पर 250 मेगावाट के 3 सौर उत्पादन इकाइयाँ लगाई गई हैं। दोस्तों, 1500 मेगावाट का टोटल क्षेत्रफल है जो सौर पार्क बनाया गया है। उसमें वहाँ पर 500 हेक्टेयर में क्या लगाए गए हैं? सौर संयंत्र स्थापित किए गए हैं, जो 3 मुख्य संयंत्र हैं जिनकी 250 मेगावाट की 3 इकाइयाँ स्थापित की गई हैं। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों। तो देखिए, इस सौर पार्क के विकास के लिए भारत सरकार की ओर से रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड को 138 करोड़ रुपए की वित्तीय मदद प्रदान की गई। भारत सरकार की ओर से रीवा जो अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड है, कितनी सहायता दी गई दोस्तों इस प्रोजेक्ट के लिए? 138 करोड़ रुपए की। नेक्स्ट बात करते हैं। इस रीवा पार्क अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड RUMSL ने विकसित किया है, जो मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड MPUVN और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की संयुक्त उद्यम है। दोस्तों देखिए, ये किस किस की है? एक तो मध्य प्रदेश की जो बिजली
सार्वजनिक जो बिजली क्षेत्र की इकाई है सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इनकी दोस्तों ये क्या है, संयुक्त उपक्रम है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो देखिए यह सौर परियोजना ग्रिड क्षमता का अवरोध को तोड़ने वाली देश की पहली सौर परियोजना थी। अब हम बात करते हैं ग्रिड क्षमता। तो देखिए ग्रिड क्षमता तब होती है जब एक वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत विद्युत की कीमत के स्तर पर बिजली उत्पन्न कर सकता है जो इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड से मिलने वाली बिजली की कीमत से कम या बराबर होती है। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं दोस्तों, तो देखिए यह परियोजना वार्षिक तौर पर 15 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को कम करने में सहायक होगी। दोस्तों हर वर्ष ये 15 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम कर पाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें, रीवा परियोजना को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी ठोस संरचना एवं नवाचारों के लिए जाना जाता है। नवाचार एवं उत्कृष्टता के लिए वर्ल्ड बैंक ग्रुप प्रेसिडेंट अवार्ड भी इसको मिल चुका है, रीवा सोलर प्लांट को, ठीक है, परियोजना को। और आगे हम बात करते हैं दोस्तों, तो देखिए इसके अतिरिक्त इसे प्रधानमंत्री की ए बुक ऑफ इनोवेशन न्यू बिगिनिंग पुस्तक में भी शामिल किया गया है। दोस्तों आपसे पूछा जाएगा ए बुक ऑफ इनोवेशन न्यू बिगिनिंग में कौन सी परियोजना को शामिल किया गया है, तो आपको ध्यान रखना है रीवा सौर परियोजना। नेक्स्ट बात करते हैं, तो देखिए यह परियोजना राज्य के बाहर एक संस्थागत ग्राहक को बिजली आपूर्ति करने वाली देश की पहली अक्षय ऊर्जा परियोजना भी है। अर्थात ये परियोजना अपने कुल बिजली उत्पादन का 24% बिजली दिल्ली मेट्रो को देगी, जबकि शेष 76% बिजली मध्य प्रदेश की राज्य बिजली वितरण कंपनियों को आपूर्ति करेगी। दोस्तों एक तो दिल्ली मेट्रो को 24% यहाँ से दिया जाएगा और बाकी 76% है वो मध्य प्रदेश की जो बिजली आपूर्ति कंपनियाँ हैं उनको दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो दोस्तों इसमें आपसे कई क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक तो प्रधानमंत्री की जो ए बुक ऑफ इनोवेशन है उसमें इसको रीवा सौर परियोजना को शामिल किया गया है। 10 जुलाई को प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को समर्पित कर दिया है। रीवा नदी पर है ये दोस्तों, और ये यहाँ पर 1500 रीवा डिस्ट्रिक्ट में एक्चुअल में दोस्तों ये, और 1500 मेगावाट का 1500 हेक्टेयर का पार्क बनाया गया है, जहाँ 500 हेक्टेयर में 3 इकाइयाँ लगाई गई हैं जो 500 250 मेगावाट की हैं तीनों, तो 750 मेगावाट यहाँ से बिजली उत्पादित होगी दोस्तों। इसके बाद हम बात करते हैं, तो यहाँ से 24% तो जाएगी दिल्ली मेट्रो को, 76% कहाँ पर दिया जाएगा, मध्य प्रदेश की जो बिजली आपूर्ति कंपनियां हैं उनको। तो यहाँ से ये मुख्य क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत वैश्विक सप्ताह 2020। तो दोस्तों इंडिया ग्लोबल वीक 2020 की बात करते हैं। तो देखिए 9 जुलाई 2020 को प्रधानमंत्री ने लंदन में शुरू हो रहे भारत वैश्विक सप्ताह सम्मेलन को संबोधित किया। इसकी थीम भी आपको ध्यान रखनी है। इसकी थीम क्या है दोस्तों, तो देखिए इस सम्मेलन की थीम बी द रिवाइवल ए बेटर न्यू वर्ल्ड, बी द रिवाइवल ए बेटर न्यू वर्ल्ड, यानी वर्ल्ड जो नया संसार है इसको बेटर और अच्छा बनाना है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं दोस्तों, तो देखिए विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, यानी विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम। तो देखिए इसको थोड़ा हम देख लेते हैं दोस्तों। तो देखिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राजीव गांधी फाउंडेशन, राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम 2002, आयकर कानून, विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम, और एक तो दोस्तों कौन सा, देखिए यहाँ पर 2 तो हैं राजीव गांधी और एक है इंदिरा गांधी ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये दोस्तों। यहाँ पर निवारण अधिनियम 2002, आयकर कानून,
विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के विभिन्न कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन किए जाने के मामले में जांच हेतु समन्वय के लिए एक अंतर मंत्रालयी टीम का गठन किया है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों मंगोलियाई कंजूर पांडुलिपियाँ। दोस्तों मंगोलिया की कंजूर पांडुलिपि है, उनके बारे में आपको ध्यान देना है। तो देखिए केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय मार्च 2022 तक नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट्स के तहत मंगोलिया के 108 संस्करणों के पुनर्मुद्रण के कार्य को पूरा करेगा, जो भारत और मंगोलिया के मध्य द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने में मदद करेगा। दोस्तों 108 उनके जो सांस्कृतिक जो कंजूर हैं उनके बारे में बात की गई है। तो देखिए नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट, नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट्स, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो देखिए इस मिशन को भारत सरकार के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय के तहत 2003 में पांडुलिपियों में संरक्षित ज्ञान के दस्तावेजीकरण, संरक्षण, प्रचार प्रसार करने के लिए शुरू किया गया है। ठीक है, तो देखिए इसमें जो भारत के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय है उसने क्या किया गया है, 2003 में जो पांडुलिपियों में संरक्षित ज्ञान है, दस्तावेज हैं, संरक्षण है, उनका प्रचार प्रसार शुरू करने के लिए ये मिशन शुरू किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? इस मिशन का उद्देश्य दुर्लभ एवं अप्रकाशित पांडुलिपियों को प्रकाशित करना, ताकि उनमें निहित ज्ञान शोधकर्ताओं, विद्वानों एवं आम जनता तक बड़े पैमाने पर पहुंच सके। तो दोस्तों आपको मेन तो यहाँ से क्या याद रखना है, मेन तो आपको ध्यान रखना है मंगोलियाई कंजूर पांडुलिपि। ठीक है, यह है, ये वहाँ के पर्यटन से संबंधित है। इसके बाद हम बात करते हैं भाषण चार द्वीप की। भाषण चार द्वीप के बारे में हम बात करते हैं दोस्तों। तो देखिए कोविड-19 के मद्देनज़र बांग्लादेश अप्रैल 2020 के बाद भाषण चार द्वीप पर बसे रोहिंग्याओं के मुद्दे का अमल में नहीं ला सका। दोस्तों जो भाषण चार द्वीप हैं वहाँ पर रोहिंग्या बसे हुए हैं, उनके बारे में जो बांग्लादेश गवर्नमेंट है उसने कोविड-19 के पेशेंट हैं या नहीं है इसके बारे में कोई ठीक से बात नहीं की, ना ही उनके बारे में कुछ योजनाएं चलाई हैं, तो इसलिए ये चर्चा में है। तो देखिए आपको ध्यान रखना है बांग्लादेश में कोक्स बाज़ार में बने शरणार्थी शिविरों से भागने की कोशिश कर रहे 300 से अधिक रोहिंग्या शरणार्थियों को नाव द्वारा बचाया गया, जिसके बाद उन्हें अप्रैल 2020 में भाषण चार द्वीप पर भेजा गया। अब हम यहाँ पर देखते हैं भाषण चार द्वीप के बारे में। तो देखिए भाषण चार द्वीप को थेंगार चार द्वीप या चार पिया के रूप में भी जाना जाता है। तो दोस्तों भाषण जो चार द्वीप है उनको क्या क्या नाम दिया जाता है? एक तो दिया जाता है थेंगार चार द्वीप और एक चार पिया दिया जाता है। चार पिया, इस द्वीप का गठन 2 दशक पहले बंगाल खाड़ी में मेघना नदी के मुहाने पर हिमालयन गाद से हुआ था। जो दोस्तों बंगाल खाड़ी में जो मेघना नदी है, इधर से तो गंगा नदी आती है, इधर से ब्रह्मपुत्र, तो गंगा को पद्मा कहते हैं बांग्लादेश में, ब्रह्मपुत्र को जमुना कहते हैं और एक मेघना धारा आती है, तो ये तीनों मिलकर के मेघना बन जाती हैं दोस्तों। तो वहाँ पर ये बना हुआ है। ठीक है, ये द्वीप 40 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये निर्जन द्वीप दक्षिण पूर्व बांग्लादेश में हटिया द्वीप से लगभग 30 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है। तो मेन रूप से ये भाषण चार द्वीप क्यों चर्चा में आया है दोस्तों? क्योंकि यहाँ पर जो रोहिंग्या हैं शरणार्थी, वो जा कर के यहाँ रहने लग गए हैं और इन पर बांग्लादेश गवर्नमेंट ने इनको लेकर के कोविड-19 का ना तो टेस्ट किया गया है, क्या स्थिति है, इसको लेकर के ये चर्चा में है। नेक्स्ट बात करते हैं नेशनल फिश फार्मर्स डे।
नेशनल फिश फार्मर्स डे की बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा देखना है मेनली कि ये कब मनाया जाता है। तो देखिए ICAR सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर ने 10 जुलाई को 17वां नेशनल फिश फार्मर्स डे मनाया गया है। तो 10 जुलाई को मनाया गया है दोस्तों। ये कौन से नंबर का है? ये 17वां मनाया गया है। तो आपको नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं दोस्तों, वो देख लेते हैं। ये दिवस क्यों मनाया जाता है दोस्तों? डॉक्टर KH अली कुन्नी और डॉक्टर HL चौधरी की याद में मनाया जाता है, जिन्होंने 10 जुलाई 1957 को प्रेरित प्रजनन तकनीक का आविष्कार किया था। प्रेरित प्रजनन तकनीक जो मछलियों के प्रजनन में काफ़ी सहायक होती हैं। दोनों डॉक्टर्स के नाम आपको अच्छे से याद रखना है। एक तो है KH अली कुन्नी और एक है दोस्तों HL चौधरी। इन्होंने 10 जुलाई 1957 को प्रेरित प्रजनन तकनीक का आविष्कार किया था, जिससे मछली अच्छे से प्रजनन कर सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, असीम की बात करते हैं। असीम, तो दोस्तों ये असीम क्या है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए 10 जुलाई 2020 को भारत सरकार के कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने असीम पोर्टल लॉन्च किया है। तो दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है असीम पोर्टल किसने लॉन्च किया है? जो स्किल्ड मिनिस्ट्री है हमारी, यानी मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इसने इसको लॉन्च किया है। अब हम बात करते हैं दोस्तों, तो देखिए असीम का हम फुल फॉर्म देखते हैं यहाँ पर। तो देखिए आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयर मैपिंग, आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयर मैपिंग, असीम। ठीक है, तो देखिए असीम पोर्टल मोबाइल ऐप के रूप में भी बेंगलुरु स्थित बेटर प्लस के सहयोग से राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा विकसित एक प्रबंधित है दोस्तों ये। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये आप दोस्तों ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, यदि UPSC वगैरह देते हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेते रहें। अच्छा हाँ, ये थोड़ा आपको देखना है। कोविड-19 के कारण भारत के विभिन्न राज्यों से अपने घरों को वापस लौटे श्रमिकों तथा वंदे भारत मिशन के तहत स्वदेश लौटे भारतीय नागरिक जिन्होंने कौशल कार्ड में पंजीकरण कराया है, उनके डेटाबेस को भी इस पोर्टल के साथ एकीकृत किया जाएगा। तो दोस्तों मुख्य रूप से जो कोविड-19 के कारण अपने भारत में वापस लौटे हैं, अपने घरों में लौटे हैं, विभिन्न क्षेत्रों से, विभिन्न राज्यों से, उनको भी इसमें पंजीकरण कराने से काफ़ी सहायता मिलेगी दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, तो देखिए यूलोफिया ओबटूसा, तो इसके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। तो देखिए दूधवा टाइगर रिजर्व है, कहाँ पर है दोस्तों? यूपी में। वहाँ पर एक नियमित निरीक्षण के दौरान वन विशेषज्ञों द्वारा एक दुर्लभ आर्किड प्रजाति यूलोफिया ओबटूसा की पुनः खोज की गई है। तो दोस्तों आपसे पूछा जाएगा यूलोफिया ओबटूसा की खोज दोबारा कहाँ पर की गई है? दूधवा टाइगर रिजर्व है यूपी में, वहाँ पर किया गया है। यहाँ थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। इस आर्किड प्रजाति को ग्राउंड आर्किड के नाम से भी जाना जाता है। इंग्लैंड में कैव हर्बियम में प्रलिखित तथ्यों के अनुसार भारत में इस प्रजाति को वर्ष 1902 में उत्तर प्रदेश के पीलीभगत में भी खोजा गया था और अभी दूधवा में दोबारा देखा गया है। किंतु इस प्रजाति को मूल रूप से 19वीं शताब्दी में उत्तराखंड में खोजा गया था। मुख्य रूप से सबसे पहले कहाँ पर खोजा गया था दोस्तों? उत्तराखंड में। इसे गंगा के मैदानों से वनस्पति विज्ञानियों के द्वारा एकत्रित किया गया था।
जबकि इस प्रजाति को वर्ष 2008 में बांग्लादेश में पहली बार देखा गया। और बात करते हैं दोस्तों, तो देखिए यह इस प्रजाति को IUCN की रेड लिस्ट में गंभीर रूप से संकटग्रस्त क्रिटिकल एंडेंजर्ड श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है। दोस्तों एक तो आता है केवल एंडेंजर्ड यानी जो संकटग्रस्त आता है, एक गंभीर रूप से संकटग्रस्त में इसको शामिल किया गया है। इस तरीके से पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट बात करनी है इसी में, तो देखिए केरल का जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल बोटेनिकल गार्डन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट सेलिब्रिटी ऑर्किड के रूप में प्रसिद्ध टाइगर ऑर्किड के खिलने के कारण आगंतुकों के लिए ये काफ़ी क्या होता है दोस्तों, फेमस होता है। टाइगर ऑर्किड की बात करते हैं दोस्तों, तो देखिए टाइगर ऑर्किड की बात करते हैं, इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है, ग्रामाटोफाइलम, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसको भी आप थोड़ा देख लीजिए। इसे विशाल ऑर्किड, गन्ना ऑर्किड, ऑर्किड की रानी भी कहा जाता है। टाइगर ऑर्किड को विशाल ऑर्किड, गन्ना ऑर्किड या ऑर्किड की रानी भी कहा जाता है। यह प्रजाति अपने विशाल आकार एवं टाइगर की त्वचा की तरह दिखने के कारण प्रसिद्ध है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो देखिए यह न्यू गिनी, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस की मूल प्रजाति है। इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दुनिया की सबसे ऊंचे ऑर्किड के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, जहां इसकी ऊंचाई 7.12 मीटर है। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये था आज 10, 11 और 12 का करंट अफेयर्स, जो आपको काफ़ी टिपिकल भी है दोस्तों। तो ये आपको 2-3 बार वीडियो सुनना है और क्वेश्चन सारे अच्छे से पढ़ने हैं। यदि आप कोई UPSC या आप बड़े एग्ज़ाम नहीं दे रहे हो तो क्वेश्चन से काम चल जाएगा केवल आपका। जो आज हमने 17 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, लेकिन दोस्तों इनके अंदर जो ये लेख हैं ना, इनमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो मैंने हाईलाइट करे हैं। तो सभी को आप पढ़ोगे तो बहुत बेहतरीन रहेगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को लगातार शेयर कर दिया करो दोस्तों, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है, वीडियो को शेयर करना है और अपने दोस्तों को भी बोलना है कि वीडियो को आगे शेयर करते रहें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।